आसमान में वायुसेना की ताकत का प्रमाण बन चुका हवाई योद्धा अब नौसेना का सिपर सालार भी बनने जा रहा है। दरअसल भारत नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीद रहा है और ये डिफेंस डील अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे हरी झंडी भी मिलने वाली है। इन राफेल फाइटर जेट्स के आने की वजह से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इन्हें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। बेमिसाल रफ्तार, गजब की फुर्ती, सटीक निशाना और अचूक वार। आसमान का ताकतवर योद्धा फाइटर जेट राफेल। वायुसेना के बाद अब नौसेना में भी होने जा रही है राफेल की एंट्री। आधुनिक तकनीक और घातक हथियारों से लैस ये हिंदुस्तान का वो हवाई लड़ाका है जिसके नाम से ही देश के दुश्मन घबराते हैं। वायुसेना में राफेल के शामिल होने से हिंद की हवाई सरहदें एक अभेद्य सुरक्षा कवच में महफूज हैं। अब समंदर की सरहदों की पहरेदारी भी राफेल के हवाले करने की तैयारी कर ली गई है। वायुसेना के बाद भारत अब नौसेना के लिए फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS से मंजूरी मिलने के बाद इसके अंतिम रूप में पहुंचने की संभावना है। नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस डील के तहत 22 सिंगल सीटर राफेल जेट खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही इसमें 4 ट्विन सीटर राफेल एम जेट शामिल हैं। यह रक्षा सौदा करीब 63,000 करोड़ रुपए का है। फ्रांस के साथ ये डिफेंस डील जल्द ही फाइनल होने वाली है। अगर ये सौदा पूरा हो जाता है तो ये भारत के लिए साल 2025-26 का सबसे अहम सौदा होगा। डील पर मुहर लगने के बाद साल 2029 से इन विमानों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो 2031 तक भारत को राफेल विमानों की पूरी खेप मिल जाएगी। इस डील के तहत फ्रांस भारत को राफेल एम फाइटर जेट के साथ ही हथियार और पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भी सिम्युलेटर भी मुहैया कराएगा। नौसेना में शामिल होने वाला राफेल वायुसेना के राफेल से थोड़ा अलग होगा। राफेल एम को समंदर के ऊपर उड़ान भरने और छोटे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। नौसेना में शामिल होने के बाद राफेल एम जेट को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किया जाएगा। नए राफेल एम फाइटर जेट नौसेना में मिग 29 के विमानों की जगह लेंगे। नौसेना अपने मिग विमानों के बेड़े को पूरी तरह से बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मिग की जगह नौसेना राफेल एम, बोइंग F-18 या सुपर हॉर्नेट में से कोई एक विमान खरीदने पर विचार कर रही थी, लेकिन टेस्टिंग के बाद इन तीनों फाइटर जेट्स में से नौसेना को राफेल एम ही भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त लगा। राफेल एम में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे युद्ध के आसमान का ऑलराउंडर बना देती हैं। आसमान में राफेल एम की रफ्तार करीब 2222 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक बार में ये 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसका कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर से ज्यादा है। एंटी शिप स्ट्राइक में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसमें हवा में ईंधन भरने की सुविधा है। यह फाइटर जेट AESA रडार से लैस है। इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है।
नौसेना में राफेल एम के शामिल होने के बाद समंदर की सरहदों पर भारत की हवाई ताकत में इजाफा होगा। ये 26 राफेल एम विमान भारत के लिए ऐसा हवाई सुरक्षा चक्र तैयार करेंगे जिसे तोड़ने की कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राफेल की ताकत तो आपने जान ली। अब करते हैं कुछ और खबरों का, मौसम के बारे में बात करते हैं। मौसम के लिहाज से देखिए, राहत भरे दिन अब लगभग खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब जरूरत है एहतियात बरतने की हम सबको। अप्रैल की शुरुआत में ही तापमान बढ़ने लगा है। कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, जयपुर, पटना में पारा 40 को पार कर रहा है। तापमान बढ़ने के साथ कई जगह लू ने दस्तक दे दी है। पिछले 14 सालों में दूसरी बार है कि जब लू अप्रैल के शुरुआत में ही शुरू हो गई। इससे पहले 2022 में भी 7 अप्रैल को तापमान 40 डिग्री पहुंचा था। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। अगले 2 दिन लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिम भारत में लू चलने की आशंका भी जता दी है और अलर्ट जारी किया है, ताकि लोग मौसम में हो रहे बदलाव से सावधान रहें, सुरक्षित रहें। हालांकि गुड न्यूज इस बीच में यह है कि लू से जल्द ही लोगों को थोड़ी सी राहत भी मिल जाएगी। 11 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है, तो पारा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीषा, ये बताइए कि इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, और आप चूंकि बाहर से ही लगातार कवरेज करती हैं, रिपोर्ट्स हमें भेजती हैं, तो मौसम में कितना चेंज आप फील कर पा रही हैं फील्ड में मौजूद होते हुए? मैं इस वक्त मौसम विभाग ही मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ से जानकारी लोगों तक पहुँचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गर्मी की अगर हम बात करें तो गर्मी सामान्य से ज़्यादा हम लोग जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। अगर तापमान जो है वो 35 डिग्री है, तो 4 डिग्री उसके ऊपर जो है वो हम लोगों को महसूस हो रहा है, और वाकई में गर्मी है, और ऐसे में बचाव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मौसम वैज्ञानिकों की हम बात करें तो तापमान जो है यूं ही इसी तरीके से रहने वाला है अगले 2 दिन तक। लेकिन आज से ही मौसम में परिवर्तन आना शुरू होगा, लेकिन हिमालय क्षेत्रों में, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त एक्टिव है, वहाँ पे हिमालय जितने भी हमारे हिमालय राज्य है, चाहे फिर वो हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है, वहाँ पर जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन 3 दिन के बाद हमारे मैदानी इलाकों में उसका असर मिलेगा, जहाँ पे तापमान में थोड़ी सी जो है गिरावट वो महसूस की जाएगी। लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें से राजस्थान और गुजरात है, जहाँ पर तापमान जो है वो सामान्य से अधिक तमाम सावधानियां। इसी बीच मनीषा लौटते हैं आपके पास। इसी बीच देखिए, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरें। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के किसी भी राज्य में आप नजर दौड़ाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। लू के थपेड़े भी लोगों की परेशानी का सबब लगातार बढ़ाता जा रहे हैं। और इसी बीच में सावधानियां, प्रिकॉशंस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि गर्मी से खुद को बचाने के लिए आपको ये तमाम प्रिकॉशंस अपनाने हैं। ठंडा पानी आप पी सकते हैं, ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही तमाम वो चीज़ें जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इस गर्मी से खुद को भी बचा सकते हैं। आसपास आपके जो भी लोग हैं उनको भी आप सावधान कर सकते हैं। तो 40 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। अभी आशंकाएं जताई जा रही है पारा अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, यानी गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगह की, दिल्ली, जयपुर, संभल की ये तस्वीरें। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम घर से बाहर निकलें, ज़रूरत ना पड़े तो, और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ें पिएं। तो अभी पारा और ज़्यादा बढ़ेगा, सावधान रहने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। पूजा, आप इस गर्मी से खुद को बचाने के लिए क्या कुछ करती हैं? मैं सुबह सुबह छाछ पी के आती हूँ, ठंडा ठंडा पीती हूँ ताकि गर्मी से मैं बची रहूं। शगुफ्ता, मनीषा एक और बार हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, देखिए 40 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। अभी आशंका क्या जताई जा रही है? रिकॉर्ड कितना ज्यादा अभी और बढ़ेगा? अगर पूजा हम लोग मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की बात सुने तो उनके हिसाब से ये सामान्य तापमान है, और इतनी गर्मी तो पड़ती है अप्रैल में। अगर पिछले 15 सालों की बात करें तो दूसरी बार है कि जितनी गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। हालांकि 40 डिग्री दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो 38 डिग्री के आसपास जो है तापमान बना हुआ है, लेकिन गुजरात जैसे क्षेत्रों में, राजस्थान जैसे राज्य में जो है तापमान 42 डिग्री पहुंचा हुआ है। लेकिन 2 दिन के बाद जो है तापमान में कमी महसूस होगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इस वक्त एक्टिव हो चुका है, और उसका आज रात से ही जो है हिमालय राज्यों में जो है वो असर देखने को मिलेगा। लेकिन मैदानी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो 2 दिन के बाद उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन
फिर भी सावधानी बरतनी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो तापमान है वो लोगों को अधिक से ज़्यादा जो है वो महसूस हो रहा है। तो पानी का जितना अधिक सेवन कर सके वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स की भी यही सलाह है, कपड़े कॉटन के पहने, अपने आप को बचाए, जितना धूप से आप बचाव कर सकते हैं वो करें, चाहे फिर वो छतरी का इस्तेमाल करें, शेड्स पहने, जिस तरीके से अपना बचाव हो। लेकिन अगर हम तापमान की बात करें तो 38 से दिल्ली एनसीआर में 38 डिग्री के आसपास बना रहेगा, लेकिन कमी 2 से 3 डिग्री की आ सकती है आज से 2 दिन के बाद, यानी 11 तारीख की अगर हम बात करें 10 के बाद से ही जो है तापमान में परिवर्तन एक बार देखने को मिलेगा। लेकिन गुजरात और राजस्थान में अभी भी रेड अलर्ट जारी है, वहाँ तापमान जो है वो 42 डिग्री के ऊपर जा सकता है, लेकिन वहाँ पर भी 2 दिन के बाद जो है ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया जाएगा। ठीक है मनीषा, आपकी किसी अधिकारी से इस बाबत बातचीत हो पाई है? अभी हुई है, उन्हीं की जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है वही हम आप तक सभी तक जो है वो पहुंचा पा रहे हैं। उनका ही मानना है कि ये जो तापमान है हम लोगों को लग रहा है कि वाकई में बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तापमान इसी तरीके से रहता है। लेकिन हाँ, लोगों को गर्मी जो है वो अलग महसूस हो रही है, क्योंकि जून और मई जून की जो गर्मी होती है वो फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि तब तापमान जो है वो 50 डिग्री के पास चला जाता है। तो अभी अधिकतम तापमान जरूर महसूस हो रहा है, क्योंकि लू की श्रेणी में आता ही तब है जब सामान्य से तापमान 6 डिग्री ऊपर चला जाता है, और वो स्थिति अभी नहीं बनी है। बट कुछ राज्यों की बात करें तो वहां पर जैसे राजस्थान और गुजरात की जो हम बात कर रहे हैं, वहां लू की श्रेणी में रखा गया है, वहां पे जो है एक्सट्रीम जो हीट स्ट्रोक है वहां पे जो है इस वक्त हो रखी है। लेकिन दिल्ली में फिलहाल तापमान जो है वो सामान्य के आसपास है, लेकिन लोगों को महसूस जो है वो ज्यादा हो रहा है। क्योंकि चलिए मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चार धाम यात्रा की। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही इस पावन और पवित्र यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और जल्द ही अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए और जानिए कि चार धाम यात्रा को लेकर और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। आ रही है चार धाम यात्रा की पावन बेला। खुलेंगे चारों धाम, भक्तों का लगेगा मेला। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस पावन पवित्र यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। माना जा रहा है कि इस धार्मिक यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में यात्रा मार्ग को सुगम बनाया जा रहा है और इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दिया है कि हर गांव में एक सचिवालय स्तर के सचिव स्तर के अधिकारी जाएंगे और वहां पर व्यवस्थाएं देखेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस बार व्यवस्था ठीक है या नहीं। इसी के तहत हम यहाँ गंगोत्री धाम को देखने के लिए आए हैं और आज यहाँ पर सारी होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से यहाँ पर मीटिंग हुई है। अभी रास्ते में हम व्यवस्थाएँ देखते हुए जाएंगे और वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से भी हम गंगोत्री में बैठक करेंगे और जो भी समस्या आएगी वो हम शासन को अवगत कराएंगे। वैसे तो साल दर साल इस पावन पवित्र यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता रहता है, लेकिन इस बार अभी तक चार धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चार धाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए 4,50,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 4,05,000 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। वहीं गंगोत्री धाम के लिए 2,46,243, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए 2,36,489 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस बार चार धाम यात्रा के लिए 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। हालांकि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, लिहाजा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जल्द शुरू किया जाएगा। जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। अभी गवर्नमेंट ने है जो संख्या निर्धारण वो ऑफिशियली तो नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अभी यमुनोत्री धाम का फुल हो चुका है 8 मई से लेकर 20 मई तक।
अब ऑनलाइन फुल होने के कारण जो यात्री गंगोत्री आना चाहता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम के दर्शन करना चाहता है, उसको स्लॉट फुल होने के कारण वो बुकिंग नहीं कर पा रहे। अहम बात यह भी है कि चारधाम यात्रा का मार्ग उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों से होकर गुजरता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी भी बेहद जरूरी है। मसलन यात्रा के दौरान जरूरी और ऊनी कपड़ों को साथ में रखें। बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा के दौरान जरूरी दवाइयां अपने साथ रखनी चाहिए। चढ़ाई वाले रास्तों पर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहना चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। जाहिर है चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ने लगा है, क्योंकि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही इसी दिन गंगोत्री धाम में भी यात्रा शुरू हो जाएगी, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और आखिर में 4 मई को बद्रीनाथ धाम में भक्त दर्शन पूजन कर सकेंगे। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अब तीर्थ यात्रियों को बेसब्री से उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब चारों धामों के कपाट खुलेंगे और दर्शन पूजन कर भक्तों की पवित्र चारधाम यात्रा सफल होगी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मां वैष्णो देवी के धाम लिए चलते हैं, जहां पर चैत्र नवरात्रि में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दरबार में पहुंचे और नवरात्रि के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन पूजन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से भी मां वैष्णो देवी के धाम में तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। त्रिकुटा पर्वत पर मां वैष्णो देवी का ये पवित्र धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। वैसे तो पूरे साल मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में मां के धाम की बात ही निराली होती है। इस बार भी नवरात्रि के दिनों में मां वैष्णो देवी के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। आंकड़ों के मुताबिक चैत्र नवरात्र के पावन 9 दिनों में कुल 3,75,000 श्रद्धालुओं ने माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। कहते हैं मां के दर पर जो भी आता है, माता उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं। दूसरी बार आ रहे हैं तो जो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो देवी माता के दर्शन करेंगे। बहुत हम ये संदेश देना चाहते हैं कि एक बार जो नहीं भी आए होंगे वो भी एक बार जरूर माता के दरबार में कदम रखें, तो जो भी उनके मनोकामना कुछ भी है वो सब पूरी होगी। माता रानी की कृपा पे बनी रहेगी। माता रानी ने हमें अपने दरबार में बुलाया, बहुत खुश है हम, और पूरे हम अपने भाइयों अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं। जाहिर है मां के दरबार में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आमद को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, जिसका लाभ चैत्र नवरात्र के बाद भी श्रद्धालुओं को मिल रहा है। यहाँ से बेहतर है, जैसे हम पहले आए थे, पहले साल आए थे, उससे यहाँ से बेहतर है। ये सुविधा जो कर रखी है बहुत ही बेहतर कर रखी है। जो हमने पहले देखा था भीड़ भड़का धक्का मुक्की, वो नहीं है। ये बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया हुआ। माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मसलन यात्रा मार्ग पर निगरानी के लिए 600 CCTV भी लगाए गए हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ये बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बाहर अगर देखा जाए तो धूप में, बारिश में श्रद्धालुओं को खड़े रहना पड़ता था, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी सारी क्यूज बनाई गई हैं, जिसमें पंखे लगे हुए हैं, सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, श्रद्धालुओं को किसी तरह की यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। भले ही नवरात्रि संपन्न हो चुकी है, लेकिन माता रानी के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि शक्ति जगत जननी माँ वैष्णो देवी के दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलेंगे दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग इलाके में, जहां ट्यूलिप बैंक बनाने पर काम चल रहा है। दरअसल श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद अब घाटी में दूसरी जगहों पर भी ट्यूलिप की खेती को लेकर रिसर्च की जा रही है, ताकि ट्यूलिप उगाने के मामले में देश आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए नीदरलैंड्स और बेल्जियम जैसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना ना पड़े।
जम्मू कश्मीर में अब ट्यूलिप सिर्फ श्रीनगर की ही शान नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि अब घाटी के दूसरे इलाकों में भी ट्यूलिप गार्डन देखने को मिल सकता है। वैसे ही जैसे ये छोटा सा ट्यूलिप गार्डन तैयार हुआ है दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में। असल में ये ट्यूलिप गार्डन कोकरनाग ट्यूलिप अनुसंधान केंद्र में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से रिसर्च के लिए तैयार किया गया है। ये जानने के लिए कि ट्यूलिप की अलग अलग प्रजातियों को घाटी के किन हिस्सों में बड़ी तादाद में उगाया जा सकता है, ताकि ट्यूलिप के बीजों के आयात के लिए नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों पर निर्भरता खत्म हो सके। जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, उनका माने तो एक रिसर्च बेसिस के लिए जो है रिसर्च करने के लिए वहाँ उन्होंने ट्यूलिप्स उगाए थे और कोशिश ये थी कि जो है आत्मनिर्भरता आए जो ट्यूलिप्स की प्रोडक्शन है, क्योंकि अभी भी अगर आप ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो यूरोप के देशों से ट्यूलिप इंपोर्ट होते हैं, चाहे नेदरलैंड्स हो या बाकी जो देश हैं, सारी वैरायटीज़ वहाँ से आती हैं। तो कोशिश ये है कि अब यहाँ ट्यूलिप्स को उगाया जाए, उनकी खेती की जाए, ताकि बाहर के मुल्कों पर निर्भर ना रहना पड़े। इन फूलों की रंगत और लोगों के खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि रिसर्च में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फ्लोरिकल्चर विभाग के लोगों की माने तो यहाँ ट्यूलिप्स की रौनक कुछ ऐसी बिखरी है कि देखने वालों का तांता लग गया है, लिहाजा इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। हमारा जो मेन मकसद यहाँ पर है वो ट्यूलिप मल्टीप्लिकेशन है और इंशाल्लाह इस वक्त हमने यहाँ पर ये 5 कनाल में मुख्तलिफ वैरायटीज़ लगाए हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल था, क्योंकि यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो इसके मुवाफिक है। आप जो ये देख रहे हैं, अब जो जितने भी यहाँ पर ट्यूलिप वैरायटीज़ है, हमें यहाँ हम इसकी रिसर्च तहकीकात कर रहे हैं। अभी तो हमारी अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ लोग आएंगे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये एक रिसर्च ट्रायल थी यहाँ पर और हम यही देख रहे थे कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी उगानी है। लेकिन यहाँ कल से हमने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ उमंड आई है और उस हिसाब से मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी यहाँ बन जाएगा और बहुत सारे जो भी इनके एक्साइटी प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह वो बहुत हद तक हल हो जाएगी। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में ट्यूलिप्स की खूबसूरती निहारने के लिए आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं। लोग खुश हैं कि अब उन्हें ट्यूलिप की बहार देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त हम यहाँ पे कोकरनाग में आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत वैरायटी के फूल यहाँ पे देखने को मिले, बहुत फ्लावर्स है यहाँ पे। अगरचे यहाँ श्रीनगर में है ट्यूलिप गार्डन, लेकिन हम वहाँ पे जाना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन आज यहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस हुई। हमारा बहुत दिन से प्रोग्राम बन रहा था कि हम लोग ट्यूलिप गार्डन कैसे जाएं, मतलब ना तो टाइम मिल रहा था ना कुछ। तो अब ये कोकरनाग के साइड में जो ट्यूलिप गार्डन खुला है तो अब हम इधर ही आ गए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पहले हम जाते थे श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में, तो वहाँ पे भी लोग हुजूम जाते थे, लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग जाते थे। लेकिन ये सुकास्टिक की जानिब से एक बहुत अच्छा खासा इनिशिएटिव है जिन्होंने यहाँ पे फ्लोरिकल्चरल डिपार्टमेंट यहाँ पे मतलब स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कि लोग जोग दर जोग यहाँ पे आ रहे हैं, थाउजेंड्स में लोग आ रहे हैं, हजारों में लोग आ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, जहाँ हर साल लाखों सैलानी ट्यूलिप की खूबसूरती का दीदार करने पहुँचते हैं। ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि घाटी में न सिर्फ ट्यूलिप बैंक बने, बल्कि श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन की तरह ही कश्मीर में और भी टूरिस्ट स्पॉट तैयार हो और सबसे बढ़कर ये कि ट्यूलिप उगाने में हमारी विदेशी निर्भरता खत्म हो। आप जो कह सकते हैं कि ट्यूलिपाइजेशन या फिर ट्यूलिप रेवोल्यूशन के नाम से अब इसको जाना जा रहा है। तो आने वाले समय में अब सिर्फ आपको घाटी में एक ट्यूलिप गार्डन नहीं बल्कि जगह जगह ऐसे ही ट्यूलिप गार्डन मिलेंगे और ज़्यादा जो है पर्यटन इससे बढ़ सकता है और ज़्यादा जो है जगहें बन सकती हैं जहां टूरिस्ट, लोकल्स और देश दुनिया से जो है विजिटर्स आ सकते हैं और ट्यूलिप्स में तस्वीरें खींच के जो उम्र भर के लिए अपने साथ यादें ले जा सकते हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज़ टुडे। और अब बारी है आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्टोरी की। चलिए अब आपको रोबोट की अनोखी दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां रोबोट के अलग अलग अवतार देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई इंसान की तरह झूम झूम कर डांस कर रहा है, तो किसी ने कंपनी में इंसान की जगह ले ली है। सामान को इधर उधर रखने के लिए भी रोबोट काम पर लग गए हैं। तकनीक इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि अब आपको खेलने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। खेल के मैदान में भी पूरे दिमाग के साथ रोबो उतार दिए गए हैं। चीन में रोबोटिक्स से जुड़ी एक प्रदर्शनी में इनके अलग अलग तरह के कामकाज की झलक देखने को मिली। चलिए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी में रोबोट क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं।
डॉगी रोबोट, मालिक रोबोट, डांसर रोबोट, खिलाड़ी रोबोट, एक से बढ़कर एक कमाल के रोबोट। जो केवल इंसान के इशारों पर नाचने वाले खिलौने नहीं हैं, बल्कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के नायाब नमूने हैं। ये तमाम रोबोट यहाँ पर अपनी काबिलियत और कला की नुमाइश कर रहे हैं और आम लोगों को अपनी हरकतों से चकित कर रहे हैं। ये तस्वीरें चीन के गुआंगडोंग में हुए रोबो कॉन्सर्ट की हैं, जिसमें तमाम किस्म के अनूठे रोबोट अपनी फीचर्स से सभी का मन मोह रहे हैं। इनमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, रोबोटिक डॉग्स हैं और एआई से लैस ऐसे रोबोट भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस दंग करने वाली है। यहाँ पेश की गई रोबोट्स की कलाबाजियां न केवल इनकी तकनीकी क्षमता जाहिर करती हैं, बल्कि ये भी साफ साफ दिखला रही हैं कि रोबोट टेक्नोलॉजी अब तक कितना परवान चढ़ चुकी है। अब देखिए इंसानों के साथ ताल से ताल मिलाकर थिरकता हुआ ये रोबोट तो और भी कमाल का है। और इससे भी बढ़कर है इस रोबोट को बनाने के पीछे की सोच। इस खास रोबोट को चीन की एक कंपनी ने कुंफू हसल के डांस की तर्ज पर तैयार किया है। ये ऐसा रोबोट है जो न केवल डांस कर सकता है, बल्कि और भी तमाम ऐसे काम बड़े आराम से अंजाम दे सकता है जो इंसान करते हैं। चीन में शेंजांग सिटी की इस रोबोट फैक्ट्री में दिन रात ऐसे शानदार रोबोट्स के निर्माण का काम चल रहा है। साथ ही हर दिन रोबोट टेक्नोलॉजी का विकास भी हो रहा है ताकि आने वाले समय में और भी काबिल रोबोट बनाए जा सकें। हमें उम्मीद है कि रोबोट केवल चलेंगे या उछल कूद ही नहीं करेंगे, बल्कि और भी तमाम काम कर सकेंगे। हम जून में नई क्षमताओं से लैस रोबोट पेश करेंगे जो सामान उठाकर उन्हें सजाने में निपुण होंगे। इन दिनों एक तरफ एआई का जलवा है तो दूसरी तरफ ये रोबोट हैं। तकनीक और प्रौद्योगिकी के ये शानदार शाहकार इंसान का जीवन कितना आसान बनाने वाले हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जिस कदर ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि दुनिया का कोई भी काम शायद ही इनकी जद से बचा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रैक्टर्स और खेती बाड़ी के आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के दौर में भला बैलों और बैलगाड़ी का क्या काम, लेकिन कंबोडिया में अब बैलों और बैलगाड़ियों के उपयोग से जुड़ी परंपरा को जिंदा रखने के प्रयास किए जाने लगे हैं। दरअसल इसी कड़ी में कंबोडिया में सदियों पुरानी बैलगाड़ी रेस कराई गई ताकि लोग उनके बारे में जान सकें। देखिए। विशाल खुले मैदान में चल रही बैलगाड़ियों की ये रेस महज मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये तो कंबोडिया की सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है जो अब लोगों के जीवन से गायब होती जा रही है। मैदान में पूरी रफ्तार के साथ भागती बैलगाड़ियों की ये प्रतिस्पर्धा बैलों को साधने और उन पर पकड़ बनाए रखने के गाड़ीवानों के कौशल की शानदार झलक दिखलाती है। दर्शकों में मौजूद तमाम लोग इस रेस को देखकर चकित नजर आए। ये रेस 1 किलोमीटर के कच्चे ट्रैक पर होती है। इस बार 57 गाड़ीवानों ने इसमें हिस्सा लिया। कंबोडिया के समाज से गायब होती जा रही इस अनोखी परंपरा को 1 दशक पहले फिर से शुरू किया गया ताकि आधुनिक दौर में खेती-बाड़ी और सफर के नए साधनों के आने पर लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल न जाएं। nhiều từ chỗ nơi kháng cao và tiền họ ở đất ta ní cứ chưa bọc bay ní được bao
ជនជាតិខ្មែរយើងហើយដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ इस अनोखी रेस का आयोजन आमतौर पर कंबोडिया में अप्रैल महीने में पारंपरिक नए साल के उत्सव से ठीक पहले किया जाता है। ये रेस कंबोडिया की कृषि संस्कृति का भी हिस्सा है, जिसमें बैलों और बैलगाड़ियों की अहम भूमिका रही है। लिहाजा रेस के विजेता को ट्रॉफी और करीब 300 अमेरिकी डॉलर के इनाम के साथ साथ नई बैलगाड़ी देकर भी सम्मानित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जीवन में संतुलन बना रहे इसके लिए जरूरी हो जाता है कि प्रकृति का सम्मान भी किया जाए। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यहां बड़ी संख्या में जमा लोगों ने एक ही मंच पर करीब 108 सूर्य नमस्कार कर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। 21,850 आदिवासी छात्र सूर्य नमस्कार के इस विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बने। इस महा सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन अराकू डिग्री कॉलेज मैदान में किया गया। अल्लूरी जिले के कलेक्टर ने इस विश्व रिकॉर्ड का अवार्ड भी लिया। ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश राजगढ़ के खिलचीपुर में जहां गाढ़ गंगा नदी का तट पर आस्था का जन सैलाब देखने के लिए मिला। गाढ़ गंगा नदी के तट पर मेले का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस बीच धर्मराज दशमी स्वार्थ सिद्धि योग में द्वितीय अमृत स्नान में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और श्रद्धालुओं ने विष्णु महायज्ञ मंडप की परिक्रमा की। इस मेले की खास बात यह है कि इसका आयोजन प्रयागराज के कुंभ मेले की तर्ज पर किया गया। सनातनी मेले यज्ञ के दौरान 3 अमृत स्नान के आयोजन होंगे, जिसमें पहला स्नान 27 मार्च को, दूसरा 7 अप्रैल को हुआ और अब तीसरा स्नान 14 अप्रैल को होगा। और दूर दूर से राजगढ़, ब्यावरा, छापी, हेड़ा, जीरापुर आदि से श्रद्धालु भक्त आए हैं। इसमें जो स्नान का फल प्रयागराज कुंभ में करने से मिलता है, वही यहाँ भी स्नान करने से प्राप्त होता है। बहुत ही आनंद उल्लास के साथ इस पर्व को सबने मनाया और अभी भी लोग आ रहे हैं, स्नान करते जा रहे हैं। दरअसल शेयर मार्केट आज निवेशकों के लिए गुड न्यूज लेकर आया है। निफ्टी और सेंसेक्स आज जबरदस्त बढ़त के साथ खुले। फिलहाल सेंसेक्स करीब 1500 और निफ्टी करीब 500 अंकों ऊपर है। कल शेयर मार्केट में भारी गिरावट से निवेशकों में मायूसी थी, लेकिन आज मार्केट ने बढ़त की नई रफ्तार दिखाई है। अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। दरअसल शेयर मार्केट की उथल पुथल से निवेशक थोड़े परेशान हैं। कल की भारी गिरावट के बाद आज मार्केट ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन आशंकाओं के बादल पूरी तरह छटे नहीं हैं। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए और क्या है, इस बारे में शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स की राय बता रहे हैं हमारे सहयोगी साक्षी बत्रा। देखिए। शेयर बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद देखकर इन्वेस्टर्स के मन में एक डर बैठ चुका है कि शेयर बाजार में आखिरकार इतनी तूफानी गिरावट आ क्यों रही है। इसके पीछे के कारण भी अब तक आपको पता चल गए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो अनाउंसमेंट आया टैरिफ्स को लेकर, दुनिया भर के जितने देशों से वो इंपोर्टेड गुड्स लेते हैं उन सब के ऊपर अधिकतर टैक्स लगाया जाएगा और इस टैक्स की वजह से निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर के देशों के बीच में और यूएस के बीच में अब ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है। ट्रेड वॉर यानी कि एक के बाद एक सभी देश यूएस के खिलाफ उसी तरीके से बर्ताव करेंगे इंपोर्टेड गुड्स पर जैसे कि यूएस ने अब टैक्सेस लगाए हैं या टैरिफ लगाया है। अब इससे क्या हो रहा है कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी काफ़ी तेज़ गिरावट आ रही है, इस आशंका में कि ट्रेड वॉर की शुरुआत होते ही दुनिया भर की इकोनॉमीज़ में एक स्लो डाउन आ सकता है, मंदी आ सकती है और हो सकता है यूएस में रिसेशन आ जाए। और ऐसे में बाकी की कंट्रीज़ के ऊपर, इकोनॉमीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको देखते हुए शेयर बाजार में भी काफ़ी नर्वसनेस है। आज थोड़ी सी उम्मीद वापस से जागी है, थोड़ा हरा निशान आपको वापस से शेयर बाजारों में देखने को मिला है, फिर चाहे वो निफ्टी या सेंसेक्स हो
हो, या फिर आप देखें तो IT, ऑटो सेक्टर जहां पर सबसे ज़्यादा मार देखने को मिल रही थी, इन सभी सेक्टर्स में एक रिकवरी आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार निवेशकों को इस समय शेयर बाजार में निवेश पर क्या करना चाहिए, या फिर जो भी आपका निवेश म्यूचुअल फंड्स में है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है, सोने या चांदी में है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। यही एक्सपर्ट्स की राय है कि कभी भी जब बाजार में इतना बड़ा पैनिक आता है तो बाजारों में एकाएक रिएक्शन जरूर देखने को मिलता है। ऐसे में आप एकाएक अपने पैसे को निकालने की कोशिश ना करें। जो आपका पैसा शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेशित है, जो आपके मंथली सिप्स जाते हैं, उसे भी अभी आप बंद ना करें। ये सबसे बड़ी गलती होगी बाजार में डर के माहौल में अपना पैसा निकाल लेने की। सबसे ज़्यादा सटीक राय जो एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं कि इस समय पहले चीज़ों को सुधर जाने दीजिए, स्टेबलाइज हो जाने दीजिए, और उसके बाद ही आप अपने फ्यूचर एक्शन को लीजिए। हो सकता है कि कुछ एक सेक्टर्स में पैसा ना बने ज़्यादा, लेकिन अगर आप इंडेक्स लेवल पर निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, निफ्टी पर ETF है आपका, या फिर म्यूचुअल फंड्स में जो आपकी मिड और स्मॉल कैप्स हैं, मल्टी एसेट फंड्स हैं, यहाँ पर अगर आपका मंथली सिप चलता है तो ये इनफैक्ट एक बेहतर मौका हो सकता है। कम प्राइसेस का बेनिफिट लेकर आप अपने SIPs को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 या 4 हज़ार रुपए की SIP की हुई है, इसे बढ़ाकर 6 हज़ार रुपए अगर कर सकते हैं तो आपको कम दामों का फायदा मिल सकता है। साथ ही सोने और चांदी के भी भाव जो आसमान छू रहे हैं, इसमें भी अगर आपको निवेश करना है तो धीरे धीरे हर लेवल पर, हर डिप पर बाय करके चलें, ये आपके लिए सलाह दी जा रही है। लेकिन गलती से भी अपने सिप्स को बंद ना कीजिए, गलती से भी अपने पैसे को लॉस में बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सुधरेंगी क्योंकि भारत का भविष्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारतीय इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बेहतर उम्मीद के तौर पर निकल सकती है, क्योंकि टैरिफ भी इंडिया पर कम लगाए गए हैं चीन के मुकाबले या बाकी एशियन कंट्रीज़ के मुकाबले। तो भारत अल्टीमेटली जैसे ही चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, बेहतर कंट्री और इकोनॉमी के तौर पर उभरेगा। निवेश आप अपना लगातार बरकरार करके रख सकते हैं। देखना यही है कि कितनी जल्दी यहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। अभी आपके निवेश में ज़्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीजन अभी आपको नहीं लेना है।